हेलो बच्चों, अभी तक हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट वन थी एटॉमिक साइज और रेडियस, सेकंड वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल, थर्ड वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिफ्थ वन एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी एंड सिक्स्थ वन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आते हैं लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर, दैट इज वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। मॉडर्न टाइम में वैलेंसी को ही किससे शो किया जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से। सबसे पहले आते हैं कि वैलेंसी का मीनिंग क्या है। तो वैलेंसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट is known as its valency। तो डेफिनेशन क्लियर है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स गिवन एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, उसी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यहाँ पर वैलेंसी से। अब अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करें, आयोनिक बॉन्ड को अगर हम कंसिडर करें तो आयोनिक बॉन्ड में वैलेंसी किसके इक्वल होगी? वैलेंसी इक्वल टू चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल Na प्लस, तो अगर हम Na प्लस को देखें तो Na पे सोडियम पर +1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। क्लियर? यहां पर Cl माइनस, ये एनाइन है, कितना चार्ज है? -1, तो यहां पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अगर आपको गिवन है O2 माइनस ऑक्साइड, तो यहां पर चार्ज कितना है ऑक्सीजन एटम पर? 2-, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। Mg2+ अगर गिवन है तो वैलेंसी किसके इक्वल हो जाएगी यहां पर? 2 के। एल्यूमिनियम 3+, तो वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। दैट मीन्स आयोनिक बॉन्ड में वैलेंसी किसके इक्वल होगी? यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वही किसके इक्वल होगा? वैलेंसी के, और वही उसका क्या हो जाएगा? चार्ज। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को कंसिडर करें, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं? शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड में वैलेंसी किसके इक्वल होगी? वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। कोई भी एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। फॉर एग्जांपल CH4, तो यहां पर अगर हम देखें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 1। अदर एग्जांपल है लाइक PCl5, तो PCl5 में फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, तो फास्फोरस की वैलेंसी, तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम CO2 का एग्जांपल लें, तो ये इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, तो टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 एंड 4। सो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, और ऑक्सीजन के लिए आंसर कितना जाएगा? 2, क्योंकि 1 ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड्स का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन। तो क्लियर हुआ पॉइंट कि वैलेंसी को हम आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंट वे में क्या करते हैं? डिफाइन। और उसका रीजन भी क्लियर है, क्योंकि दोनों बॉन्ड डिफरेंट वे में क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? ट्रांसफर, और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग। क्लियर है यहां पर? अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल और outermost shell which
participate in bond formation are called valence इलेक्ट्रॉन। क्लियर है डेफिनेशन? आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप 1 में जाएं, ग्रुप 1 का आउटर मोस्ट या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1। आपको याद भी होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो NS1 अगर आंसर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। अगर हम ग्रुप 2 के लिए जाएं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2। तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है यहां पर? उसके बाद अगर हम, ये हुआ S ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किसका पार्ट है? S ब्लॉक का। अगर हम P ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएं, P ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 Np126। तो यहां भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे? NS2 और Np में जितने इलेक्ट्रॉन है इनको आपस में क्या कर देंगे? ऐड। वही क्या हो जाएंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम ग्रुप 13 के लिए आंसर दें तो ग्रुप 13 के लिए आंसर क्या जाएगा? NS2 Np1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। अगर हम ग्रुप 14 के लिए आंसर 15 के लिए आंसर दें NS2 Np3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 और 2 5। तो हम P ब्लॉक में इस तरीके से इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? काउंट। क्लियर? अब आते हैं अगर ग्रुप 17 के लिए, हैलोजन फैमिली के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np5। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आंसर आ जाएगा? 7। ग्रुप 18 के लिए अगर हम देखें, नोबल गैसेज के लिए, हीलियम के लिए आंसर क्या होता है? 1s2 और रिमेनिंग नोबल गैसेज के लिए NS2 Np6। अब यहां पर आंसर 2 या 8 नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? नोबल गैसेज जनरली बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है। मैं क्या बोल रहा हूं? जनरली। अब तो नोबल गैसेज में कुछ के कंपाउंड्स फॉर्म कर लिए हमने, पर अभी भी हम जनरल कंसिडर क्या करते हैं कि नोबल गैसेज बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 0। 8 या 2 आंसर नहीं आएगा। तो अभी तक हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में चेक किए हैं? S ब्लॉक में हमने काउंट किए हैं और P ब्लॉक में। अब आते हैं D ब्लॉक। D ब्लॉक में अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है D ब्लॉक एलिमेंट्स का? N-1 D1 to 10 NS1 N2। तो यही किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। क्लियर यहां पर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू N-1 D1 to 10 NS1 N2। फॉर एग्जांपल Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 and 4s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आंसर कितना जाएगा? 8। क्लियर यहां पर? फाइनली जो रिमेनिंग है वो है F ब्लॉक। F ब्लॉक के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम जनरली कंसिडर क्या करते हैं? 3, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3 में क्या है? प्रेजेंट। 28 एलिमेंट्स जो हैं जो F ब्लॉक से रिलेटेड हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये ग्रुप 3 में प्रेजेंट है। तो जनरल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं F ब्लॉक के लिए कितने होते हैं? 3। आगे आप डिटेल में स्टडी करोगे कि D ब्लॉक और F ब्लॉक में क्या मिलती है हमें? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मिलेगी, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, फिक्स नहीं होंगे। तो जो ये 3 आंसर आ रहा है जनरल वे में आ रहा है कि मोस्ट कॉमन जो वैलेंसी वो 3 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आंसर भी कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? तो ये डिस्कशन किससे रिलेटेड था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और जो जनरली आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल से रिलेटेड है। क्लियर? अब हम आते हैं पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी। अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि वैलेंसी का क्या मीनिंग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है। अब हम आते हैं यहाँ पर पीरियोडिसिटी इन वैलेंसी में, और सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी को कहाँ चेक करेंगे? इन ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर वैलेंसी में क्या वेरिएशन आएगा? इंक्रीज होगी,
डिक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी? तो क्या आंसर है इसका? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप valency of all elements related to same group remains constant। तो हमारे पास क्या आंसर आया? डाउन द ग्रुप जाने पर वैलेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप कंटेन सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यहां पर क्या रीजन है इसका? किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहां पर सेम ही होंगे, सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हम एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स को कंसिडर करें, ग्रुप 1 का मीनिंग वही है ली ना कि रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इन सभी एलिमेंट्स के लिए आउटर मोस्ट या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? NS1। सभी के आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी के लिए आंसर क्या आएगा? 1। इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स को कंसिडर करें, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NS2। तो इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंसी के लिए क्या आंसर आएगा? वैलेंसी भी कितनी होगी? यहां पर 2 होगी। क्लियर है यहां पर? तो ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है? यहां पर कांस्टेंट, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे, सेम क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर पीरियोडिसिटी इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर वैलेंसी में क्या चेंज आएगा? तो वैलेंसी को हम कैसे स्टडी करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब यहां पर ग्रुप पीरियड 2 के हम एलिमेंट्स लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नोबल गैसेज यहां पर नहीं आएगी क्योंकि जनरली नोबल गैसेज के लिए हम वैलेंसी कंसिडर क्या करते हैं? 0। अब आते हैं विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये हम चेक कैसे करेंगे? तो हाइड्रोजन के साथ इन एलिमेंट्स के हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। जैसे लिथियम हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म करेगा? LiH, बेरिलियम BeH2, बोरॉन BH3, कार्बन CH4, नाइट्रोजन अमोनिया NH3, ऑक्सीजन H2O एंड HF। अब आप यहां पर चेक कर सकते हो कि वैलेंसी में क्या वेरिएशन आ रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अगर हम आंसर दें तो कार्बन तक या मिड एलिमेंट तक वैलेंसी क्या हो रही है? यहां पर इंक्रीज, क्योंकि वैलेंसी क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। और ये वैलेंसी किसके रेस्पेक्ट में है? हाइड्रोजन के। उसके बाद आंसर क्या आ रहा है? 3, 2 एंड 1। दैट मीन्स कार्बन तक तो वैलेंसी क्या होगी यहां पर? इंक्रीज, और कार्बन के बाद वैलेंसी क्या होगी यहां पर? डिक्रीज। तो क्या आंसर आया पीरियोडिसिटी के लिए? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीजेज फर्स्ट एंड आफ्टर मिड एलिमेंट डिक्रीजेज। क्लियर है पॉइंट? तो ये आंसर सभी वैलेंसीज के लिए नहीं, यहां पर ये गिवन कंपाउंड्स के लिए हम वैलेंसी को क्या कर रहे हैं? यहां पर स्टडी कर रहे हैं। और वो हमने कंपाउंड कौन से लिए हैं? सभी पीरियड 2 एलिमेंट्स के हमने रिएक्शन किससे करवाई है? हाइड्रोजन से। तो यहां पर हमने क्या बनाया? हाइड्राइड्स।
आपको याद भी होगा हाइड्राइड्स हमने डिफाइन किए थे, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन। तो ये जो आंसर आ रहा है ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। अगर हम एलिमेंट चेंज कर देंगे तो हो सकता है आंसर भी क्या हो जाए, चेंज। तो पहले इंक्रीज है और बाद में डिक्रीज है, ये आंसर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में है। क्लियर? अभी हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी को चेक किया था पीरियड में, अब हम पीरियड में ही वैलेंसी में वेरिएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर किसके रेस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के। हम लेते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहां पर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब आते हैं यहां पर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ इन एलिमेंट्स के क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिना, SiO2, P2O5, SO3 एंड Cl2O7। क्लियर है यहां पर? अब हम अगर वैलेंसी को चेक करें पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब मैंने आंसर कैसे दिया है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। Na2O आयोनिक कंपाउंड है, तो Na पे चार्ज कितना आ रहा है? +1, तो वैलेंसी कितनी हो गई सोडियम की? 1। यहां पर MgO में +2 और 2-, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है इसलिए वैलेंसी 2। एल्यूमिना Al2O3 में एल्यूमिनियम +3 में है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। SiO2 कोवेलेंट है, तो ये ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। P2O5 में ईच फॉस्फोरस फॉर्म्स 5 बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो वैलेंसी इज 5। SO3, इसके तो स्ट्रक्चर भी बना देता हूं यहां पर। सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैलेंसी कितनी हो गई? 6। Cl2O7 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि ये आंसर स्ट्रक्चर से ही आएंगे और स्ट्रक्चर की स्टडी हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, तो अब आप चेक कर सकते हो ईच क्लोरीन फॉर्म 7 बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो वैलेंसी इज 7। तो विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन आंसर क्या रहा है? इंक्रीजेज। पर अभी मैं आपको बता दूं ये इंक्रीजेज आंसर किस रेस्पेक्ट में? कंपाउंड जो आपके पास गिवन है, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल सल्फर SO2 के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर क्या बनाता है? SO2। अब SO3 में सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 6 है, पर जब हम SO2 को चेक करेंगे तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। तो वैलेंसी क्या होती है यहाँ पर? वेरिएबल। तो ये जो इंक्रीज आंसर आ रहा है ये किस रेस्पेक्ट में आ रहा है? हमने एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ क्या करवाई है? रिएक्शन, और जो यहाँ पर ऑक्साइड गिवन है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या दे रहे हैं? आंसर। क्लियर है यहाँ पर? तो ग्रुप में वैलेंसी में क्या वेरिएशन आया? ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सिमिलर फॉर ऑल एलिमेंट्स। पीरियड्स में अगर हम बात करें कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करने पर क्या होगा, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या आंसर है? मिड एलिमेंट तक इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज। ऑक्सीजन के साथ अगर हम देखें ऑक्साइड फॉर्म करके, तो जो ऑक्साइड यहाँ रिटर्न है उसके रेस्पेक्ट में आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? इंक्रीज। तो ये वैलेंसी भी कंप्लीट हमने कर ली है, तो हमने 7 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। देखो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पार्ट था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हमने पीरियोडिक टेबल का एक मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब पीरियोडिक टेबल में छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 आएगा हमारा ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स। क्लियर यहाँ पर? और पार्ट 4 में हम कुछ डेफिनेशंस को क्या करेंगे यहाँ पर? स्टडी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं ले रहा हूं वो है ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स। क्लियर? अब हम आते हैं ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स पे। इन ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी भी पीरियोडिक टेबल ओल्ड्स में हम स्टडी करने वाले हैं, दैट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा, इसको आपको एक्सक्लूड करना है। इन सभी ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का जो बेस है वो क्या है? एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए आपके पास आंसर है
कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करते हैं, अरेंज। पर जितनी भी ऑल पीरियोडिक टेबल्स है उन सब में बेस एटॉमिक मास ही रहेगा। अब आते हैं ये ऑल पीरियोडिक टेबल्स कौन कौन सी है। फर्स्ट वन है डॉबे राइनर्स ट्राइड्स, आपने ये 10th में भी स्टडी किया हुआ है। सेकेंड वन टेलुरिक स्क्रू और हेलिक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, स्पाइरल, प्रपोज्ड बाय AEBD चेनकॉर टॉयस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन भी आपने स्टडी किया होगा 10th में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फोर्थ वन है लोथर मेयर कर्व, तो यहां पर हम एक ग्राफ बना के पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे। एंड फिफ्थ वन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये भी आपने 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल आएगी वो कौन सी आएगी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये ऑल पीरियोडिक टेबल्स में हमें 1 to 5 पीरियोडिक टेबल्स की स्टडी करनी है। अब हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट वन पर, डॉबे राइनर्स ट्राइड्स लो और पीरियोडिक टेबल। ये सबसे पहले एफर्ट किया गया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। डॉबे राइनर साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने नॉन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, यहाँ पर अरेंज। अब ये पीरियोडिक टेबल किस फॉर्म में थी उसका डिस्कशन करते हैं। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स कंटेनिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझो, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए यहाँ पर, सिमिलर। फॉर एग्जांपल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। क्योंकि किसी भी पीरियोडिक टेबल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक जगह रखना, जिससे हम सभी एलिमेंट्स की इजीली क्या कर लें, स्टडी। हम ऑल पीरियोडिक टेबल को सबसे लास्ट में स्टडी क्यों कर रहे हैं, अगर आप बुक में सीक्वेंस देखें पीरियोडिक टेबल चैप्टर का, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, ऑल पीरियोडिक टेबल्स। पर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद स्टडी कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी स्टडी कर लिया है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो उसका रीजन ये कि अब हमें ये ऑल पीरियोडिक टेबल्स के एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल का मेन एम क्या है, जो भी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज के हैं उनको एक जगह कलेक्ट करना। क्लियर यहाँ पर। तो इन्होंने भी क्या किया था, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक जगह क्या किया, अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ 3। पर जो इन्होंने ग्रुप बनाया उसमें केवल एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे। क्लियर यहाँ पर। इन विच एटॉमिक मास ऑफ मिड एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ 2 एलिमेंट्स, और वो 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये डॉबे राइनर्स ट्राइड में जो बेस है वो एटॉमिक मास है। उसका आंसर ये रहा कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको आपने किस बेसिस पे अरेंज किया, कि मिड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो फर्स्ट और थर्ड का क्या होगा, एवरेज आएगा। क्लियर यहाँ पर। तो हमारा बेस क्या हो गया, एटॉमिक मास। और जो भी इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी यहाँ पर, सिमिलर, क्योंकि प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया गया था। तो इन्होंने 3 के ग्रुप बनाए। क्लियर यहाँ पर। और इन्हीं 3 के ग्रुप को क्या बोला गया, ट्राइड्स। आगे आते हैं, दीज सेट्स ऑफ 3 एलिमेंट्स आर नॉन एज डॉबे राइनर्स ट्राइड्स। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि जो सेट बनाए गए थे 3 एलिमेंट्स के, जिसको ट्राइड बोला गया, इनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर। क्लियर है यहाँ पर। अब उसका बेस क्या था अरेंजमेंट का, कि फर्स्ट पे किसको रखें, सेकंड पे किसको रखें और थर्ड पे किसको रखें। तो ये जो बेस था अरेंजमेंट का वो था एटॉमिक मास, कि जो मिड एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो एवरेज था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कैसे बेनिफिट मिलने वाला है, हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी कर लिया था। ठीक है, पर उसका बेनिफिट अब आपको यहाँ मिलेगा इस वे में। हमें पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कहाँ पर है, ग्रुप 1 में है, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये तो आइडिया लग गया यहाँ पर कि हाँ इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं कैल्शियम रिटर्न कर दूँ तो डेफिनेटली ये ट्राइड्स में आएगा ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड आउट द डॉबे राइनर्स ट्राइड। क्लियर यहाँ पर। तो अगर लिथियम सोडियम के साथ कैल्शियम रिटर्न है तो आंसर आएगा ही नहीं,
क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम तो किसका मेंबर है, ग्रुप 2 का, और इसकी प्रॉपर्टीज लिथियम और सोडियम से क्या होगी, डिफरेंस होगी। पर अगर आपके सामने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रिटर्न है तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो हमारा मैच हो गया, क्या इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है। अब हमें सेकंड क्राइटेरिया को भी मैच करवाना है। वो क्राइटेरिया क्या है, एटॉमिक मास का के बेसिस पे जो अरेंजमेंट है, मिड एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड का क्या होगा, एवरेज। एटॉमिक मास हमेशा आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, ये ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर हम ट्रिक से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब भी क्वेश्चंस आएंगे एटॉमिक मास क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, तो हमें ये नंबर रट नहीं सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास रट लें। एटॉमिक नंबर हमें याद है, पर उसका रीजन ये है कि हमने ट्रिक बेसिस पे उनको लर्न किया है। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 7, सोडियम के लिए 23 और पोटेशियम के लिए 39। तो ये एटॉमिक मास आपको गिवन है। अब आपको आंसर ये देना है कि ये डॉबे राइनर्स ट्राइड में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। तो हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, 7 + 39 डिवाइड बाय 2, क्लियर यहाँ पर। तो 46 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना जाएगा, 23। तो यहाँ पर मिड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली एवरेज ही आ गया फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। दैट मीन्स ये डोबे राइनर्स ट्राइड में क्या होगा, इंक्लूड, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इनके एटॉमिक मास गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये गिवन सेट डोबे राइनर्स ट्राइड में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। तो सबसे पहले तो क्या चेक करें, क्या ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्रुप 2 में, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। बेटा मांगे कन्या, ये कैल्शियम आ गया, सुंदर, स्ट्रोंशियम बाप राजी, तो बेरियम, क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं 40 + 137 डिवाइड बाय 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना जाएगा, 88.5। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, अप्रॉक्सीमेट सिमिलर किसके, मिड एलिमेंट के एटॉमिक मास के। दैट मीन्स ये भी किसका पार्ट हुआ, डोबे राइनर्स ट्राइड का, क्लियर। नेक्स्ट 2 एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये 2 एग्जांपल डोबे राइनर्स ट्राइड में इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड होंगे, क्लियर। फर्स्ट एग्जांपल में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एटॉमिक मास भी गिवन है। और नेक्स्ट एग्जांपल में Fe, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, क्लियर। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके लाने हैं, ओके। स्टार्ट। अब हम आते हैं डोबे राइनर्स ट्राइड के लिमिटेशन पर। क्या लिमिटेशन थी, क्या कमी थी इस पीरियोडिक टेबल में। दिस क्लासिफिकेशन वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, और ये क्लियर है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन में। तो डेफिनेटली इस मॉडल में या इस क्लासिफिकेशन में कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, तभी नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल्स क्या हुई, यहाँ पर प्रपोज्ड हुई। तो इसकी जो लिमिटेशन थी वो सिंपल सी लिमिटेशन है कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑल पीरियोडिक टेबल पर, जिसका नेम है AEBD चेन कॉर टॉइस पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरी जो आपको ABCD दिखाई दे रही है, ये साइंटिस्ट का ही नेम है, AEBD चेन कॉर टॉइस। इन्होंने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई, बेस क्या रहेगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितनी भी ऑल पीरियोडिक टेबल्स है, बेस क्या आने वाला है, एटॉमिक मास। ही अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। आगे यहाँ पर कि बेस क्या था, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, एंड मेड ए सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो इन्होंने सिलेंड्रिकल या स्पाइरल पीरियोडिक टेबल बनाई टू डिस्प्ले पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, क्लियर यहाँ पर। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो जो मैं डायग्राम बनाऊँ, ये एक रफ डायग्राम मान के आप चलिए कि इस टाइप में कि ये सिलेंड्रिकल टेबल थी। अब इस टेबल में इस सेंटर से जब आउटसाइड एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया गया,
तो इस लाइन में कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, यहां पर सिमिलर थी। दैट मीन्स प्रॉपर्टी बार बार क्या हो रही थी, यहां पर सेम प्रॉपर्टी रिपीट। तो अगर यहां पर मैं लिथियम रिटर्न करूं तो यहां पर कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका आंसर आपके पास है, डेफिनेटली क्या आना चाहिए, सोडियम। नेक्स्ट यहां पर क्या आना चाहिए, पोटेशियम। नेक्स्ट यहां पर क्या आना चाहिए, रुबिडियम। क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उसी वे में एटॉमिक मास भी क्या होता है, इंक्रीज। तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उस पे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज। जैसे अगर यहाँ पर बेरिलियम है तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट यहाँ पर क्या जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट यहाँ पर क्या जाएगा, स्ट्रोंशियम। क्लियर। यहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नॉन नहीं थे। हम मेंडलीव में स्टडी करेंगे, केवल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम 63 एलिमेंट्स नॉन थे। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स जो रिटर्न करें, जरूरी नहीं यहाँ पर उस समय एग्जिस्ट कर रहे हों, पर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हेल्प से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पर। तो ये हुआ AEBD चेन-कॉर्टोइस पीरियोडिक टेबल। तो इस टेबल का ऑब्जर्वेशन इस साइंटिस्ट ने कैसे किया था, ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्रेजेंट ऑन द सेम लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज के यहाँ पर सिमिलर है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। तो इस स्पाइरल या सिलेंड्रिकल टेबल में जब हम सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं आउटसाइड, तो उस लाइन पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, यहाँ पर सिमिलर होगी। क्लियर है ये पीरियोडिक टेबल। अब हम आते हैं यहाँ पर थर्ड ओल्ड पीरियोडिक टेबल पे, जिसका नेम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब हम आते हैं थर्ड पीरियोडिक टेबल पर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव। आपने 10th क्लास में भी इसको स्टडी किया हुआ होगा। ऑक्टेव का क्या मीनिंग है, यहाँ पर ये म्यूजिकल जो नोट्स होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, उसी से रिलेटेड है। अभी हम करेंगे इसको डिस्कस। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ये ऑलरेडी क्लियर है, जितनी भी ऑल पीरियोडिक टेबल्स आएगी उनमें अरेंजमेंट का बेस क्या होगा, एटॉमिक मास। अब आते हैं कि अरेंजमेंट किस वे में किया था न्यूलैंड ने। व्हेन लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, जिनके वेट कम है, अप टू कैल्शियम, वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो ये हमारा पास बेस आ गया है जिसके बेसिस पे ये एलिमेंट्स अरेंज थे। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एथ एलिमेंट वर सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट। तो इस अरेंजमेंट में कॉमन क्या था कि एवरी एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके सिमिलर थी, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के। दिस क्लासिफिकेशन वॉज सिमिलर टू 7 म्यूजिकल नोट्स ऑन म्यूजिकल स्केल। और ये 7 म्यूजिकल नोट्स या जिनको हम धुन बोलते हैं वो कौन कौन सी है, सा रे गा म पा धा नी के बाद आप देखो वापस क्या आ जाएगा, सा। क्लियर है यहाँ पर। तो एक्चुअल में रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है ये कि 7 के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा है वो फर्स्ट के क्या है, सिमिलर है। किस वे में सिमिलर है, प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आते हैं इस पीरियोडिक टेबल को अगर हम ड्रॉ करें तो इस पीरियोडिक टेबल को हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बना रहे हैं। इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है कि हमने ओल्ड पीरियोडिक टेबल से पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर लिया है। तो पीरियड नंबर 2 में कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। न्यूलैंड जब पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई थी उस समय तक भी नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इवन हम मेंडलीव में स्टडी करेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टाइम भी नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। पीरियोडिक टेबल बनने के बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बन गई थी, बाद में जब नोबल गैसेज की डिस्कवरी हुई तब उसमें ये ऐड हुई थी। तो न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव से भी पहले की है, तो इसलिए यहाँ पर नोबल गैसेज नहीं आएगी। अब आते हैं यहाँ पर पीरियड नंबर थर्ड में कौन कौन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। नेक्स्ट पे आते हैं पीरियड 4 की अगर हम बात करें, पोटेशियम एंड कैल्शियम।
क्योंकि ये एप्लीकेबल कहाँ तक है, लाइटर एलिमेंट्स कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल है। क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पर आते हैं जो म्यूजिकल नोट्स है, यहाँ पर सा, रे, ग, म, प, धा और ये नी, क्योंकि नी के बाद वापस रिपीटेशन किसका आ जाएगा, सा का। तो ध्यान से देखो, मैंने न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल तो बनाई, पर मैंने बेस क्या रखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो मुझे याद है, इसलिए मैंने बहुत इजीली न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल को फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे अगर हम मैग्नीशियम को चूज करें, क्लियर यहाँ पर, अगर ये एट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, बेरिलियम। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर सिलिकॉन एट्थ एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन। अगर लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है तो सोडियम कौन सा होगा, एट्थ एलिमेंट। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो पोटेशियम कौन सा हो जाएगा, एट्थ एलिमेंट। अब हमें पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में, सेम ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर। इवन हमें तो रीजन भी पता है, क्योंकि इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। मैग्नीशियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो करस्पॉन्डिंग एट्थ एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। क्लियर है पॉइंट। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हेल्प से क्या बना दी, न्यूलैंड्स ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल। क्लियर है यहाँ पर। अब आते हैं कि ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि कैल्शियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, स्कैंडियम, और ये कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। अगर हम अपर साइड देखें तो बोरॉन फैमिली आ रही है, तो डेफिनेटली ये मैच यहाँ पर नहीं होगा। स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन और एल्यूमिनियम से क्या होगी, डिफरेंट, तो ये हेवी एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं है। और रीजन क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि जैसे ही मैं स्कैंडियम यहाँ रिटर्न करूंगा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सिमिलर होगी, बोरॉन फैमिली के सिमिलर नहीं होगी। तो इसी बेसिस पे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं इसमें। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी, दिस क्लासिफिकेशन was applicable only for lighter elements, और यहां भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं अप टू कैल्शियम। इसके बाद आने वाले एलिमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। और सेकेंड लिमिटेशन, आफ्टर discovery of noble gases, properties of eighth element were no longer similar to corresponding फर्स्ट एलिमेंट। जब नोबल गैसेज की डिस्कवरी हो गई तो आपको यहां पर प्लेस करना पड़ेगा, और जैसे ही आप नोबल गैसेज को प्लेस करोगे फिर फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। वो भी हम इजीली यहां पर प्रूव कर सकते हैं। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियॉन। कैल्शियम के बाद क्या आएगा, आर्गन। तो अगर लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है तो फिर एट्थ एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, नियॉन। और लिथियम की प्रॉपर्टीज नियॉन के क्या नहीं होगी, यहाँ पर सिमिलर नहीं होगी। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। क्लियर यहाँ पर। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉज की कितनी लिमिटेशन है यहाँ पर, ये 2 लिमिटेशन है। क्लियर है पॉइंट। तो बहुत सिंपल पीरियोडिक टेबल है, बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी नहीं है इसमें एलिमेंट्स को, लाइटर एलिमेंट्स को, कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया था, अरेंज। तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। नोबल गैसेज इसमें क्या रहेगी, एब्सेंट। तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी यहाँ पर, सिमिलर। वो भी हमें पता लग जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पर सिमिलर होती है। इसलिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम ही होगी। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर हमें आइडिया लग रहा है यहाँ पर कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी की थी, उसकी हेल्प लेके हम इजीली
न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।